हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। और आज से हम लोग डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के दिए, देखो। लिखा है कि शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ अ डोंबिवली परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 86,000 ऑन 1 Jan 2016। ओके, तो 1 Jan 2016 को शुभांगी ट्रेडिंग नाम की जो कंपनी है, जो डोंबिवली में है, उसने परचेज किया 86,000 का एक मशीन एंड इमीडिएटली स्पेंड रुपीज 4,000 ऑन इट्स फिक्सेशन एंड द इरेक्शन। तो उस मशीन को इंस्टॉल करने के पीछे उनका खर्चा कितना हो गया? 4,000 रुपीज का। तो याद रखो, तो देखो, हमने खरीदा मशीन 86,000 का और उस मशीन को इंस्टॉल करने के पीछे खर्चा कितना हो? 4,000। तो मशीन को रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं लेके लेके जाया जा सकता। तब तक लगने वाला जो भी कॉस्ट रहता है, उस कॉस्ट को आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या कर देना? ऐड कर देना। तो समझो कि अगर आपसे कोई अभी पूछेगा कि चलो बताओ कि तुमने एक मशीन कितने में पड़ा, तो मैं बोलूंगा कि मशीन को कितने रुपीज़ में पड़ा है? मालूम है? 90,000 रुपीज़। कैसे? क्योंकि 86,000 का उसका कॉस्ट है और मशीन को रेडी टू यूज़ करने के पीछे 4,000 का खर्चा हो गया। तो वो खर्चा भी आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस में क्या कर देना है? ऐड ऑन कर देना है। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि ऑन 1 October 2016 द एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वॉज परचेज। ओके, तो 1 October 2016 को हमने और एडिशनल मतलब और एक न्यू मशीनरी परचेज किया, कितने का? 40,000 रुपीज। ओके, फिर आगे लिखा कि ऑन 1 October 2017 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 Jan 2016 बिकम एब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर रुपीज 70,000। ओके, तो 1 October 2017 को मशीनरी हमने जो खरीदा था 1 Jan 2016 को, वो खराब हो चुकी थी। तो जिसको हमने बेच दिया कितने में? 70,000 रुपीज में। ओके, और फिर आगे लिखा है कि ऑन 1 July 2017 अ न्यू मशीन वाज आल्सो परचेज फॉर रुपीज 45,000। ओके, तो 1 जुलाई 2017 को कंपनी ने और एक न्यू मशीनरी परचेज किया जिसका प्राइस कितना है? 45,000। तो पूरे क्वेश्चन में टोटल 3 मशीनरी परचेज की गई। पहली जो मशीन खरीदा गया 1 Jan 2016 को, इसका प्राइस था 90,000। फिर हमने दूसरा मशीन खरीदा 1 October 2016 को, जिसका प्राइस था 40,000। फिर हमने तीसरा मशीन खरीदा 1 जुलाई 2017 को, जिसका प्राइस था 45,000। ठीक है। फिर नीचे लिख के देखिए, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 March एट एंड ऑफ द एट द सॉरी एंड द रेट ऑफ द 12% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो उन्होंने बोला कि 31 मार्च को लोग अपना बुक्स अकाउंट क्लोज करते हैं। आपको डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज करना है? 12% पर एनम। और आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? बोला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या होता है? एसएलएम मेथड। ठीक है, तो कितने साल तक क्या नाटक करना है, क्या करने के लिए बोला वो लिख के दिया था। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। एंड ऑल्सो पास दी जर्नलिस्ट फॉर थर्ड ईयर। ओके, और हमें थर्ड ईयर की से भी क्या पास करनी? इंटरव्यू पास करनी है। ठीक है, तो कर लेते तो देखो। तो अभी हम लोग डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व कर रहे हो। डेप्रिसिएशन के सम को सॉल्व करने के लिए पहले याद रखो, आप लोग है ना, पहले वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट करने से क्या होगा? मुझे एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि पहले साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, सेकंड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का कितना है। तो देन वो होने का फिर हम लोग उसको फेयर करें। तो जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व करेंगे, पहले फटफट झटपट क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब वर्किंग नोट करेंगे तो आपको वर्किंग नोट थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस। तो देखो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग डेट। अब देखने का कि पूरे क्वेश्चन में कितने हमने मशीन खरीदी। तो हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, उससे क्या पता चला कि हमने टोटल 3 मशीन परचेज किया, इसलिए यहाँ पे 3 कॉलम आए। तो मशीन 1, देन मशीन 2, देन मशीन 3, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग डेट, मतलब ओपनिंग डेट, क्लोजिंग। ओके, तो इतना कॉलम आपको यहाँ पे क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब देखो कॉलम कैसे कंपलसरी होगा। तो देखो, तो जब भी हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, तो ओपनिंग डेट वाला और क्लोजिंग डेट वाला तो ये तो हमेशा फिक्स होगा। जो बाकी ये जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 कॉलम बना ना, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3,
अब समझो कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमने 4 मशीन खरीदा होता, तो फिर मैं कॉलम कैसे ड्रॉ करता? ओपनिंग डेट, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, फिर क्लोजिंग डेट आता। नहीं समझा? अब समझो कि पूरे क्वेश्चन में 2 मशीन खरीदा होता, सिर्फ 2 मशीन, तो फिर कॉलम कैसे बनाता है? ओपनिंग डेट, मशीन 1, मशीन 2, फिर सीधा क्लोजिंग डेट, फिर मशीन 3 मुझे बनाने की जरूरत है। बात समझा? ठीक है। और ऊपर क्या कर देने का, यहाँ पे डेट लिख देने का। तो ये लोग देखो अपने अकाउंट को 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं ना, तो जब भी ये लोग अपने अकाउंट को 31 मार्च को क्लोज करेंगे, तो इसका मतलब ये लोग फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर में होता क्या है कि अप्रैल से साल स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत कौन सी तारीख से हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिख के दे कि शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी डोंबिवली परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 86,000 ऑन 1 Jan 2016। ओके, तो स्टोरी जो स्टार्ट हो रहा है 1 Jan, तो ओपनिंग डेट में इसको लिख देने का 1 Jan। तो 1 Jan 2016 ये ओपनिंग डेट है। ऑन द स्पॉट सेम तुरंत आपको फिर क्या करना है, क्लोजिंग डेट फॉलो करना। ठीक है, तो जिसका अगर ओपनिंग डेट 1 Jan 2016 है, तो बोलो क्लोजिंग डेट क्या हो? 31 March 2017, बरोबर। 1 Jan 2016 है और उनका साल खत्म कब होता है? 31 March 2017। ये जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सर क्या बोल रहे हो, तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो देखो यहाँ मेरा साल खत्म कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है, और उन्होंने मुझे डेट क्या लिखी हुई है देखो, 1 Jan मतलब यहाँ पे आएगा क्योंकि दिसंबर का जन, तो 1/1/2016 को ये मेरे को डेट लिख के दिया ओपनिंग। तो बता सकते हैं इसका क्लोजिंग क्या होगा? तो सर सिंपल है सर, क्लोजिंग पे तो यहीं पे होगा। तो क्लोजिंग क्या आएगा? 31 March 2016 आएगा, नॉट 17। क्योंकि वो लोग ने पूरे साल भर में कुछ भी नहीं किया, वो लोग ने सीधा अपनी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट किया? जैन से स्टार्ट किया। तो भले वो लोग ने स्टोरी अपन को कहाँ से भी स्टार्ट करके लिख के दिया रहेगा, आपको अपनी स्टोरी को हमेशा खत्म कहाँ पे करना है? 31 मार्च को। इसीलिए ये साल के 31 मार्च को खत्म करना है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे और अगले साल का 31 मार्च कंसिडर करेंगे, तो टोटल 15 महीना हो जाएगा। कैसे देखो, तो जैन, फेब, मार्च, ये 3 महीना हो गया, फिर उसके आगे और वापस अप्रैल से लेके मार्च लिखेंगे, वो 12 महीना। तो 12 + 3 कितना होता है? 15 महीना। तो 15 महीने का अकाउंटिंग नहीं होता। तो वो लोग अगर 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करे, तो आपको वही उसी चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए ये वाले केस में जो क्लोजिंग डेट होगा वो क्या होगा? 31 मार्च 16 आएगा, ना कि 17 आएगा, क्योंकि साल यहीं पे खत्म होने वाला। इसलिए मैं क्लोजिंग डेट क्या लिखूंगा? 31 March 2016। बस अब मेरे को क्या करना है कि ये एक साल के अंदर, ये एक साल मतलब समझो 3 महीने, कैसे? जैन, फेब, मार्च। तो ये 3 महीने के अंदर देखो कि मैंने कितना मशीन खरीदा है और कितना मशीन बेचा है, उसका अपन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ओके, तो देखो कि 86,000 की मशीन खरीदा और उस मशीन को इंस्टॉल करने के पीछे 4,000 का खर्चा होगा। तो 1 Jan 2016, तो इसलिए मैं जाके मशीन 1 में जाके लिखूंगा 90,000। ठीक है, लिख दिया। चलो अब स्टोरी को और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं पढ़ता हूँ तो डेट आता है ऑन 1 October 2016। क्या आता है? 1 October 2016। तो जरा चेक करो कि 1 October 2016 ये साल के अंदर आएगा या नेक्स्ट ईयर में आएगा। सर देखो, साल तो खत्म हो रहा है 31 March 2016, तो ये तो 1 October 2016 की बात कर रहा है, तो उसके बाद की बात कर रहा है। तो उसके बाद की बात करने का मतलब होता है कि वो आने वाले साल की बात कर रहा है। तो ये साल का कुछ भी नहीं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये साल को क्लोज करके नेक्स्ट ईयर में हम लोग को जाना पड़ेगा, तब जाके फिर हम लोग 1 October 2016 के बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए मुझे नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए मुझे अपने पहले फर्स्ट ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर को क्लोज करने का मतलब होता है कि इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लिख के दिए? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लिख के दिया 12%। ठीक है, अब ये 90,000, 90,000 का 12%, तो क्या करेंगे? 12/100 इंटू इस मशीन को इस एक साल के अंदर मैंने कितना महीना यूज किया,
तो देखो, तो जैन में खरीदा तो जैन फैब मार्च, तो 3 महीना ही मैंने इसको यूज किया, इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 3 महीने का। तो 3/12, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 1 3, 3 4 12, 4 3 12, कर दिया। अब 900 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2700। अगर आप लोगों के पास कैलसी है तो आप लोग कैलसी पे भी कर सकते हो। मैं एक बार आपको कैलसी पे करके दिखाता हूँ क्या आता है। देखो, 90,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, 2700। सर आपने इधर क्या झटपट में बताया, कुछ नहीं समझा। ओके, तो इधर देख, तो 90,000 इंटू 12/100 इंटू 12/12, तो 12 से 12 गया, सॉरी 3/12, 3/12, ठीक है। तो देखो, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। अब ये 12 से 12 मैंने उड़ा दिया, ठीक है। ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब यहाँ पे ये 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, नीचे जो 1 रहता है। अब देखो, यहाँ पे 900 बचा और 3 बचा, तो 900 इंटू 3 करो, तो 9 3 जा 27, तो 2700। बस, तो वही मैंने यहाँ पे झटपट में लिख दिया, और कुछ भी नहीं। और कोई वैल्यू आपको नजर आ रहा है? नहीं। तो बस इसके सामने क्या लिख दो, माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर नीचे प्यार मोहब्बत से लाइन मार, ठीक है। अब जो जो इसमें से उड़ा सकते हो उड़ा दो। तो क्या करेंगे, 90,000 माइनस 2,700, तो आंसर आता है 87,300। अब इधर डैश डैश डैश, ठीक है। अब जैसे ही माइनस करके जो आंसर आया ना, अब ऑन द स्पॉट आपको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट लिखने का। तो देखो यहाँ पे डेट क्या लिखा है, फर्स्ट ईयर का क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2016 को आपका फर्स्ट ईयर क्लोज हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर शुरू कब होगा, उसके अगली तारीख, तो अगली तारीख क्या होगी, 1 अप्रैल 2016। तो ये ओपनिंग डेट मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा, 1 अप्रैल 2016। अब उसी का मैं क्लोजिंग डेट यहाँ पे लिख दूंगा, 31 मार्च 2017। हमेशा आपको जब भी हम लोग डेफिनेशन का सम सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहला क्या करना है, वर्किंग नोट करना है। ये जो वर्किंग नोट है थोड़ा स्लो वाला है, जैसे आप लोग एक बार प्रो बन जाएंगे ना, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, आपका दिमाग है आपको फटफट झटपट आपको बता देगा कब क्या करना है, कैसे क्या करना है। बट जब इनिशियल लेवल पे एक माइंड सेट होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपको एक बार आ गया ना तो आप लोग अपने हिसाब से शॉर्टकट वे में जैसा आपको करना वैसा कर, ठीक है। तो देखो, तो क्लोजिंग डेट मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर क्लोजिंग डेट होता है 31 मार्च 2016, तो ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2016, और उसी का क्लोजिंग डेट आपको क्या फॉलो करना है, 31 मार्च 2017, ठीक है। अब क्या चेक करना है कि ये एक साल के अंदर मैंने क्या खरीदा है क्या बेचा है, वो मुझे चेक करना है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन में पता चलेगा क्या खरीदा है कि क्या नहीं बेचा है। तो देखो, लिख के दिए कि 1 अक्टूबर 2016 से स्टार्ट करेंगे स्टोरी, क्योंकि उसके पहले की स्टोरी को तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो लिखा कि 1 अक्टूबर 2016 द एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 वॉज परचेज्ड। ओके, तो 1 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने सेकंड मशीनरी खरीदा 40,000, तो वो ये साल के अंदर आएगा, 1 अक्टूबर 2016 ये साल के अंदर आएगा, इसलिए मशीन 2 में जाके लिखा। तो देखो, डेट यहाँ पे लिखता हूँ, October 2016, और 40,000 का खरीदा तो 40,000 यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब स्टोरी को और आगे पढ़ा जाए। तो स्टोरी को अगर आप लोग और आगे पढ़ेंगे ना, तो स्टोरी फिर आती है 1 अक्टूबर 2017 की। तो मुझे चेक करके बताओ डेट कि 1 अक्टूबर 2017 ये सेम ईयर में आएगा कि नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो सर 1 अक्टूबर 2017 तो वो तो आगे आएगा, क्योंकि ये साल तो 31 मार्च को खत्म हो जा रहा है, और वो अक्टूबर की बात कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए इस ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो इस ईयर को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन मैं इस पे निकालूं या ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालूं, तो आपको मेथड देखना। तो क्वेश्चन में लिख के दिए एसएलएम मेथड, सॉरी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड करके लिख के दिए, मतलब एसएलएम। तो एसएलएम में क्या रहता है कि माइनस करके जो आंसर आता है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं निकालना, हमेशा आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना। तो मैं इसके ऊपर निकालूँ 90,000,
अब मैं यहाँ पे करता हूँ नीचे थोड़ा सा, चलो यहीं पे करता हूँ, मैं इधर ही करता हूँ। तो 90,000 इंटू 12/100 इंटू पहले वाले साल में उस मशीन को मैंने सिर्फ 3 महीना यूज किया था। कैसे? क्योंकि मैंने इसको जैन में खरीदा था, जैन फैब मार्च, इसलिए 3 महीने। जब अगला साल शुरू होगा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, तो मैंने तो फिर इसको अगले साल पूरा साल यूज किया रहेगा, इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा 12/12। मतलब डेप्रिसिएशन निकालते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मुझे डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकालना। आपने असेट्स को जितना महीना यूज किया रहेगा, आपको उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। 3 महीना अगर यूज किया है तो 3/12, 6 महीना यूज किया तो 6/12, 9 महीना यूज किया रहेगा तो 9/12। अब यहाँ पे तो आपने पूरा साल यूज किया, उसको बेचा नहीं अब तक, अभी भी आपके पास है, इसलिए आपको पूरा साल उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब 900 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 10800 आता है। कैसे? 12 9 जा 108 होता है, और ये जो 2 0 बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया, करके दिखा देता हूँ। 90,000 इंटू 12%, हाँ वही आता है 10,800 बस। अब इसमें से माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन आपको ऑलवेज माइनस करना है, तो 10,800 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लाइन मार देते हैं। चलो अब इसका नंबर 40,000, तो 40,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, इसमें 12/100 इंटू टाइम पीरियड। अब देखो, अपने इसको अक्टूबर में खरीदा है, तो अक्टूबर तो यहाँ पे आता है, तो अक्टूबर में खरीदा तो यूज करना भी आप लोग अक्टूबर के बाद से करेंगे, इसलिए आगे से आपको काउंटिंग करना है। जब भी आप लोग एसेट्स को परचेज करेंगे तो आगे से कैलकुलेशन करना, पीछे से नहीं। बेचेंगे तो पीछे आएगा, जब वो सिनारी होगा तभी आपको हम बताते हैं। तो अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर से मैं इसको यूज करना स्टार्ट करूंगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, तो 6 महीना होता है। 1 2 3 4 5 6, तो 6/12। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, अब यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 4 जा 24, और ये 2 0 बचे यहाँ पे लिख। तो ऐसा मत समझना मैं 400 में से 2,400 माइनस करूंगा, आपको यहाँ पे पूरा 40,000 कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से उसको माइनस कर तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 87,300 माइनस 10,800, तो आंसर आता है 76,500। अब 40,000 में से माइनस अगर मैं करता हूँ 2,400, तो आंसर आता है 37,600। तो ये हम लोग आ चुके हैं थर्ड ईयर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें इसको माइनस का, इसमें इसको माइनस का, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, अब थर्ड ईयर का ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट फॉलो करेंगे। तो देखो, सेकंड ईयर मेरा क्लोज होता है 31 मार्च 2017 को, तो मेरा ओपनिंग डेट क्या आएगा नेक्स्ट ईयर का? तो ओपनिंग डेट आएगा 1 अप्रैल 2017 आएगा। ठीक है, तो वही साल का आपका क्लोजिंग डेट क्या आएगा फिर? सेम सर, वही 31 मार्च 2018। तो अभी हम लोग थर्ड ईयर में आ चुके हैं। अब क्या चेक करेंगे कि ये एक साल के अंदर मैंने क्या खरीदा है, क्या बेचा, वो चेकआउट करते हैं। तो देखो स्टोरी में क्या लिख के दिया, तो लिखा है कि 1 अक्टूबर 2017, जो सेकंड पैराग्राफ में लिखे थे, क्योंकि उसके पहले के पैराग्राफ में जो कुछ भी लिख के दिया था उन सारे ट्रांजैक्शन को तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो 1 अक्टूबर 2017 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016 became absolute and was sold for ₹70,000। ओके, तो 1 जनवरी 2016 को जो मैंने मशीन खरीदा था 90,000 का, 90,000 कैसे हुआ देखो, 86,000 था, और वो मशीन को इंस्टॉल करने के पीछे 4,000 का खर्चा हुआ, तो टोटल कितना हुआ 90,000। उस मशीन को मैंने बेच दिया 1 अक्टूबर 2017 में, कितने में मालूम है? 70,000। ओके, तो पहले इसका प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर इसके बाद वाली स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। 1 अक्टूबर 2017, तो 1 अक्टूबर 2017 यही टाइम पीरियड में आएगा, और ये मशीन वन की बात करो, तो चलो पहले इसको, इसका खेल खत्म करते हैं। अभी वापस आपको क्या करना है कि बेचने के पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैंने उस असेट्स को कितना महीना यूज किया, और उसके हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे।
तो इस मशीन को मैं बेच रहा हूँ, मशीन 1 को बेच रहा हूँ, कब बेच रहा हूँ उसका तारीख लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 1 अक्टूबर 2017 को बेच रहा हूँ। ओके, तो चलो ठीक है। तो उसको बेचने के पहले इसका डेप्रिसिएशन पहले निकालेंगे। तो अभी 76,500 पे निकालूँ या 90,000 पे निकालूँ? तो देखो सर, आप लोग एसएलएम मेथड हम लोग फॉलो करें। तो एसएलएम मेथड में क्या होता है कि ऑलवेज आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करना है, माइनस करके भले जो आंसर है उससे कुछ लेना देना नहीं। आपको ऑलवेज डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सी प्राइस पे निकालना है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो इस मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 90,000। तो वापस मुझे 90,000 पे निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो 90,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, 12/100 इंटू आप इस मशीन को 1 अक्टूबर को बेच रहे हो। ओके, तो बेचने के पहले आपने इसको कितना महीना यूज किया ये काउंट करने का, स्पेसिफिक वही महीने का। उसके पहले का कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं, उसका हिसाब किताब हो गया है। आपको सिर्फ यही साल का सोचना है। तो 1 अक्टूबर को आप बेच रहे हो, तो बेचने के पहले चेक करो कि कितना महीना आपने यूज किया है। तो 1 2 3 4 5 6 महीना यूज किया, तो आपको पीछे लेना बेचने के टाइम। तो 6/12। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, अब 900 बचा और यहाँ पे 6 है। तो 9 5 जा 54 और ये 2 जीरो यहाँ पे लिखते हैं। तो 5,400 बस। अब इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 5,400। अब माइनस करके जो आंसर आएगा मैं इसके नीचे लिखता हूँ। तो 76,500 माइनस 5,400 तो आता है 71,100 आता है। और माइनस करके जो आंसर आएगा सीधा उसके सामने लिख देने का कॉस्ट प्राइस। ये तभी लिखने का जब हम लोग सेल करेंगे। तो मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेरी मशीन का कॉस्ट क्या आया? 71,100। उसी के नीचे फिर आपको लिखना है सेलिंग प्राइस। तो जरा चेक करो कि क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस लिख के दे, देखो उस मशीन को बेचा कितने में। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वो क्वेश्चन में आपको नजर आता रहेगा, वो सोल्ड, तो वो सोल्ड फॉर ₹70,000 करके देखो आपको नजर आता रहेगा, दिखाई दे रहा है? बस वो 70,000 यहाँ पे लिखते हैं बस। अब 71,100 में से अगर 70,000 गया तो बचा कितना? 1,100। और 1,100 ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? देखो, मशीन था 71,100 का और आपने इसको बेचा 70,000, तो कम प्राइस पे बेचा है। अगर कम प्राइस पे बेचेंगे तो आपके लिए लॉस है। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए एक लॉजिक मैं ऐसा आपको दे दे रहा हूँ कि अगर आपने माइनस किया, अगर माइनस करने तो कैलसी पे अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो समझो लॉस है, अगर नेगेटिव आएगा तो समझो प्रॉफिट है। जिनको ये दिमाग में नहीं जाता या समझ में नहीं आता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस है, तो उनके लिए लॉजिक दे रहा हूँ। इसमें से आपने इसको इजीली माइनस किया तो आंसर पॉजिटिव आएगा 1,100। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो आपके लिए लॉस है, अगर नेगेटिव आया तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो जो समझ सकता है वो डायरेक्ट कर सकता है। मतलब कॉस्ट प्राइस को समझो कि आपका प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस मतलब आपने इसको इतने में बेच दी। ठीक है, तो ये मशीन 1 की स्टोरी खत्म हो गई यहाँ पे, अब इसके बारे में सोचना ही नहीं। चलो कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में आगे क्या लिख के दिया है? 70,000 के बाद से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो लिखा है कि ऑन 1 जुलाई 2017 a new machine was also purchased for rupees 45,000। ओके, तो 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई 2017 मतलब ये साल आता है। 1 जुलाई 2017 ये साल आएगा। तो ये साल में आपने मशीन खरीदा, इसलिए थर्ड वाली मशीन में लिखेंगे। तो 1 जुलाई 2017 कितनी का मशीन खरीदा आपने, जरा चेक कर लो। तो आपने मशीन खरीदा है 45,000, 45,000 यहाँ पे लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो नेक्स्ट स्टोरी हम लोग की यहाँ पे खत्म हो जाती है। कैसे? क्योंकि आगे डेप्रिसिएशन लिख के दिया है कि वो लोग एनुअली चार्ज करते 31 मार्च को, और 12% डेप्रिसिएशन, स्टोरी उधर ही खत्म हो। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग भी क्या करेंगे, अपने अकाउंट को क्लोज करके स्टोरी को खत्म कर देंगे। तो देखो, तो पहली वाली मशीन 1 का तो काम तमाम हो गया। अभी भी हमारे पास मशीन 2 है और अभी भी हमारे पास मशीन 3। तो अभी इन दोनों का डेफिनेशन निकाल के स्टोरी को खत्म कर देंगे। तो पहले इसका, तो 37,600 पे डेप्रिसिएशन निकालूं या 40,000 पे? तो अभी हम लोग एसएलएम मेथड फॉलो करें। तो एसएलएम मेथड में आपको हमेशा 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 आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 40,000
इंटू 12/100 इंटू, बताओ सेकेंड ईयर टाइम पीरियड क्या है। तो देखो फर्स्ट ईयर में आपने इसको बीच में खरीदा इसलिए 6 महीना आएगा, लेकिन जब सेकंड ईयर जब आएगा ना इसका, इस मशीन का जब सेकंड ईयर आएगा, तो आपको ऐसा समझना है कि मैंने इसको अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा साल मैंने यूज किया, इसलिए उस मशीन का डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए 12/12 आ जाएगा। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब 400 को 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4800 आता है, तो मैं 4800 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक ही वैल्यू, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लिखूंगा 12/100 इंटू, इसको 1 जुलाई को खरीदा, तो देखो 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के बाद से काउंटिंग करनी, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीने, 9/12 आ जाए बस। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब 450 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4050 आता है। ठीक है, अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। 450 इंटू 9, तो 40 माइनस 45,000, तो आंसर आता है 40950। हो गया, बस 3 साल तक करने के लिए बोला था हमने, 3 साल तक कर दी। तो देखो ये फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकंड ईयर और ये आपका थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो पहला आएगा डेट, यहाँ पे फिर आएगा पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर नहीं लिख रहा हूँ, सीधा रुपीज लिख रहा हूँ, रुपीज, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, रुपीज। ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ये आपका क्रेडिट और ये आपका डेबिट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पे बताता, सिर्फ वर्किंग नोट को फॉलो करते हुए मैं आपको समझाऊंगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया, शॉर्टकट क्या था और एसेट्स के लिए, अभी क्योंकि हम लोग अभी एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें क्या लिख के दिया था कि अगर आप लोग एसेट्स को परचेज करेंगे तो आपको कैश बैंक अकाउंट को डेबिट में लिखना। ओके, अगर आप एसेट्स को सेल करोगे बेचोगे, तो आपको कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट में लिखना। ओके, और जब भी आप लोग सेल करोगे, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उसके लिए आपको टेक्निकल वर्ड पीनल यूज करना है, लॉस होगा उसके लिए भी आपको टेक्निकल वर्ड पीनल यूज करना है। बट फर्क क्या है कि प्रॉफिट होगा तो वो आ जाएगा डेबिट में, और लॉस होगा वो आ जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि लेजर में उल्टा होता है। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल, आपको डेप्रिसिएशन हमेशा आपको क्रेडिट में लिखना है। बस इतने चीजें अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया ना, तो समझो कि आप लोग डेप्रिसिएशन का कोई भी सम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, तो कहानी की शुरुआत क्या होती है, कहानी की शुरुआत होती है 1 जैन 2016 को हमने मशीन 1 खरीदा 90,000 का। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ रहे तो देखो क्वेश्चन में लिख के दिए कि 1 जैन 2016 को कंपनी ने 90,000 मतलब 86,000 का मशीन खरीदा, 4,000 को उसको इंस्टॉल करने का खर्चा हुआ, तो 90,000 हो गया। मतलब हमने पहली मशीन खरीदा। तो अगर हम लोग एसेट्स को परचेज करेंगे तो कैश बैंक किधर लिखना है, डेबिट, इसलिए मैं तारीख के साथ में लिख दूंगा 1/1/2016 टू कैश बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा, 90,000। और कैसे लिखेंगे, 86,000 का मशीन था और इंस्टॉल करने का खर्चा 4,000, ऐसा डिटेल में शो कर। ठीक है, अब उसी लाइन में आपको वैल्यू चेक करना है कि उसी लाइन में और कोई वैल्यू है क्या, नहीं। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, उसके नीचे, अब नीचे आपको देखो डेप्रिसिएशन नजर आता रहेगा, पहली मशीन का 2,700, और कोई है क्या, देखो चेक करो, नहीं है। तो देखो, तो अब इसमें से देखो कि डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, और डेप्रिसिएशन के लिए आपको हमेशा क्लोजिंग डेट फॉलो करना है उस पर्टिकुलर ईयर का। तो उस पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2016, तो आपको क्रेडिट में लिखने है ना, इसीलिए तो 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लिखूंगा, 2,700, क्योंकि पहली मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 2,700। हो गया। अगर मैं और अगर आगे चेक करने जाऊँ तो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए आपको, तो नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर को क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, तो देखो आपको डेबिट साइड नजर आ रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा नजर आ रहा है, तो देखेंगे तो आपको डेबिट साइड ज्यादा नजर आता रहेगा। तो 90,000 यहाँ पे लिखा, 90,000 यहाँ पे लिखा। अब 90 में से 2,700 अगर मैं माइनस करूँ तो आता है 87,300। तो डिफरेंस आएगा 87,300। तो ये आपका डिफरेंस आया। तो जब भी हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे जो भी डिफरेंस वैल्यू आएगा उसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब सीडी करके, और उसी पर्टिकुलर डे का आपको क्लोजिंग डेट फॉलो करना है। तो 31 मार्च 2016 आता है। ठीक है, अब जो आपका क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, तो उसके अपोजिट में आपको जाके लिख देने का है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस बीडी कितना 87,300, और उसका ओपनिंग डेट लिखना। तो देखो 31 मार्च 2016, तो ओपनिंग डेट क्या होगा उसके आगे वाला डेट, तो 1 अप्रैल 2016 उसका ओपनिंग होता है। तो अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, क्लोज किया, उसके अपोजिट में इसको ओपनिंग लिख दिया और उसकी तारीख लिख दी। भले ये जहाँ पे जो डेट रहेगा उसके अगली तारीख आएगी बस। चलो, अब हम लोग सेकंड ईयर में आते हैं। अब देखो सिर्फ मैं इसको ही फॉलो कर रहा हूँ, आपको कुछ आपको क्वेश्चन फॉलो करना है तो आप लोग क्वेश्चन भी फॉलो कर सकते हैं, मैं सीधा वर्कनोट के बेसिस पर आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, तो 90 में से 2000, तो ये माइनस क्या वैल्यू, तो जो भी माइनस क्या वैल्यू रहेगा उसको कभी रिकॉर्ड नहीं करना, जो नया वैल्यू रहेगा उसको रिकॉर्ड करना। तो इसमें इसको माइनस किया है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अब उसी लाइन में वैल्यू चेक करो, तो देखो यहाँ यहाँ पे आपको देखो 40,000 नजर आता है। तो ये 40,000 क्या शो कर रहा है कि 1 अक्टूबर 2016 को आपने मशीन 2 खरीदा 40। मांगते हैं तो क्वेश्चन में देख लो, वही आपको डेट नजर आता है। क्वेश्चन में देख लो, चेक कर लो एक बार, दिखाई दे रहा है। 1 अक्टूबर 2016 को उन लोगों ने एक एडिशनल मशीनरी खरीदा, इसका वैल्यू कितना है 40,000, तो वही यहाँ पे। तो इसलिए वैल्यू के सामने ऐसा वैल्यू चेक कर देना। तो माइनस क्या वैल्यू रहेगा वो मत लेना। ये देखो नया नया वैल्यू है 40,000, तो ये आएगा। तो ये भी क्या बता रहा है, हमने एसेट परचेज किया है। तो जब भी एसेट परचेज करेंगे तो कैश में किधर आएगा, डेबिट में। आपको डेबिट में लिखना है। तो 1 अक्टूबर, तो 1/10/2016, अक्टूबर मतलब 10वां महीना होता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दूंगा टू कैश बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा, 40,000 का, तो यहाँ पे 40,000। ठीक है, अब उसी लाइन में और चेक करो, और कोई नजर आ रहा है क्या वैल्यू, नहीं, हो गया। अब आ जाओ नीचे। तो नीचे अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है। तो पहली मशीन का इतना है, दूसरी मशीन का इतना है, और तीसरा तो कुछ नहीं। तो नेक्स्ट मुझे क्या दिखाई दिया, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमेशा किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। और उसके लिए हमेशा आपको कौन सा डेट फॉलो करना है, क्लोजिंग डेट। तो सेकंड ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है, देखो 31 मार्च 2017, तो अपोजिट में जाके लिख दूंगा 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो, तो पहली मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,800, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10,800, प्लस सेकेंड का कितना है 2,400, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,400। बस अब सबको ऐड कर दो। तो 10,800 प्लस 2,400, तो आंसर आता है 13,200। ठीक है, अगर अब मैं आगे और देखने जाऊंगा तो थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेकंड ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले सेकंड ईयर को क्लोज करते हैं। तो क्लोज कैसे करने का, वही चेक करने का कि कौन सी साइड है ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड है। तो देखेंगे, देखो डेबिट में देखो यहाँ पे दो वैल्यू, इसके बाद वाला देखना है, नहीं तो आप लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड ईयर इधर से। तो अब दोनों, तो 1,27,800 आएगा, 27,300। वही सेम यहाँ पे लिख दूंगा 1,27,300। ये सबको अगर मैंने ऐड किया तो अब उसमें से माइनस करूंगा, 1,27,300 माइनस 13,200, तो डिफरेंस आता है 1,14,100। तो ये जो डिफरेंस आया इसके सामने लिखेंगे सेम वही बाय बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2017। ठीक है, चलो, अब जो क्लोजिंग किया है अब उसी का आपको ओपनिंग कर देना है, सेम, कुछ अलग नहीं है। तो क्लोजिंग क्रेडिट में होता है, उसका ओपनिंग डेबिट में आ जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम 1,14,100, और ओपनिंग डेट आएगा तो क्या आएगा, 1 अप्रैल 2017। देखो 31 मार्च 2000, सॉरी 17 18 है, नहीं सॉरी 17 है ओपनिंग।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या आ चुके हैं, थर्ड ईयर में आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको थर्ड ईयर को के डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी यहाँ से थर्ड ईयर स्टार्ट होता है। अब देखो ये 76,500 माइनस क्या वैल्यू है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। अब उसके सामने देखो 37,600, इसमें से माइनस क्या वैल्यू, इसलिए ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर उसी की लाइन में आगे देखो, तो यहाँ पे 45,000 देखो, ऊपर को तो कुछ भी नहीं, भले इट में सी न्यू वैल्यू 45,000। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 जुलाई 2017 को हमने 45,000 का थर्ड मशीन परचेज। अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो क्वेश्चन के अंदर चेक कर लो, देखो नीचे एकदम लिख के दिया कि 1 जुलाई 2017 को इन लोगों ने 45,000 रुपीज का एक नया मशीन खरीदा। ठीक है, तो वापस एसेट्स परचेज हुआ, इसलिए कैशबैक डेबिट। तो 1 जुलाई, तो जुलाई मतलब 7वां महीना होता है, तो 1 जुलाई 2017 लिखूंगा टू कैश बैंक अकाउंट, और वैल्यू कितना है 45,000, तो डेबिट में 45,000 ये लिख दिया। ठीक है, चलो स्टोरी खत्म हो गई। अब नीचे आ जाए, तो नीचे आपको देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन। तो अभी पहले मशीन का डेप्रिसिएशन ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है। और डेप्रिसिएशन आपको हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट। तो क्लोजिंग डेट के साथ में, तो वो थर्ड ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च। तो 31 मार्च 2018, और यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तीनों मशीन के वैल्यू को एक साथ ऐड कर दूंगा, तो 5,400 प्लस 4,800 प्लस 4,050, तीनों को प्लस करूंगा। 5,400 प्लस 4,800 प्लस 4,050, तो आंसर आता है 14,250। हो गया। अब स्टोरी और थोड़ी बाकी है, तो देखो अब पहली मशीन को देखेंगे ना, ये थर्ड ईयर है, तो अभी ये कॉस्ट प्राइस है वो तो रिकॉर्ड नहीं होता है, वो छोड़ दो। अब उसी के नीचे देखो आपको सेलिंग प्राइस दिखाई दे रहा है, लॉस दिखाई दे रहा है, ये मशीन वन का, तो अभी इसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये सेलिंग प्राइस मतलब सेल है, तो जब भी हम लोग एसेट्स को बेचेंगे तो कैश बैंक आपको कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट में लिखो, तो इस मशीन को बेचा कब, देखो मैंने इसका रेट यहाँ पे लिख के दिया था 1 अक्टूबर 2017 को। क्वेश्चन में भी आपको डेट लिख के दिया रहेगा, वो फॉलो कर लेना। तो 1 अक्टूबर 2017 को हमने मशीन को बेचा है, इसलिए बाय कैश बैंक अकाउंट है। कितने में बेचा, 70,000 में, तो 70,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर इसके बाद सेलिंग प्राइस तो रिकॉर्ड कर दिया। अब लॉस, तो लॉस आएगा तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट में, सेम तारीख के साथ में, तो 1/10/2017। और लॉस के लिए आपको टेक्निकल वर्ड क्या यूज करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ, 1,100। हो गया। तो अगर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कॉस्ट देखो 71,100 होता है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप बैलेंस हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। देखो यहाँ पे इसका भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका भी कुछ नहीं है, और 3 साल तक ये करने बोले। तो देखो ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर होगा। बस नाउ अकाउंट को क्लोज करेंगे और इस तरह आपके सावल का जॉब मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा सेट ज्यादा दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे 1,14,100 ही है, तो ये साइड ही ज्यादा है। तो 1,14,100 प्लस 45,000, तो आंसर आता है 1,59,100। यहाँ पे भी सेम वही लिख देता हूँ, 1,59,100। अब उसमें से माइनस करते, माइनस 14,250 माइनस 70,000 माइनस 1,100, तो डिफरेंस आता है 73,750। तो ये जो डिफरेंस आया इसके सामने लिखेंगे बाय बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2018, वो जो थर्ड ईयर का जो क्लोजिंग डेट था ना, वो फॉलो कर। हो गया। तो इस तरह मैंने डेप्रिसिएशन के सम को सॉल्व किया। तो देखो डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है ना, जो पहले सम में शायद आपको 10% समझा रहेगा या फिर 20%, फिर दूसरा सम करेंगे तो आपको 40% है, तीसरा और देखेंगे तो आपको 70-80 आ जाए, और फोर्थ सम तक, फिफ्थ सम तक आपके दिमाग में पूरा चलेगा। तो इसलिए आपको टेंशन ऐसा लेने की जरूरत ही नहीं है, ये टॉपिक बहुत हार्ड जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये टॉपिक में है ही ऐसा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम समझे, फिर धीरे धीरे आप लोग सब करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, दिमाग में माइंड सेट हो। तो आपको नेगेटिव अपने माइंड में सेट नहीं करना। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देता हूं। अभी इसमें जलन बोला है वो नहीं बता रहा हूँ मैं, ये जलन फिर बाद में कभी कर लेंगे। अब एग्जाम में जो ज्यादातर वो जो आता है, या तो असेट्स अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, या तो डेप्रिसिएशन, तो ये मैंने आपको एसेट्स अकाउंट बना के दिखा दिया। अब मैं इसी में आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, दोनों कवर हो जाए।
तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। वो पानी से मिटा है ना, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। इसका भी सेम फॉर्मेट वैसे ही होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़। ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया। ठीक है, तो देखो, अब इसका शॉर्टकट मैंने आपको नहीं बताया, तो इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको क्या रखना है कि एसेट्स को आपको डेबिट में रिकॉर्ड कर देना, और पीएनएल अकाउंट को आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। एसेट्स को आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है, और पीएनएल को आपको क्रेडिट में। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 एंट्री लिख के दिया था ना, उस 4 एंट्री में से देखो दूसरी एंट्री मैंने लिख के दी कि व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, तो उसकी एंट्री में क्या पास करते हैं? तो एंट्री क्या पास करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बराबर? ये एंट्री थी। साल के एंड में जब भी मुझे अपने एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो ये एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? डेप्रिसिएशन। तो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना। तो देखो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने कहाँ पे लिखा है? डेबिट में लिखा है ना, इसलिए डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा टू असेट्स अकाउंट। इसलिए आपको शॉर्टकट में बोला कि असेट्स को आपको हमेशा कहाँ पे लिखने का है? डेबिट। फिर क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का पैसा होता है उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री मैंने क्या लिख के दिया था कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अभी हम लोग अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट में, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लिखूंगा पीएनएल अकाउंट। इसलिए देखो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट मैंने क्रेडिट में लिखा। समझा? तो ये लॉजिक है। तो इसलिए हम लोग के एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए असेट्स को डेबिट में लिख दो और पीएनएल को क्रेडिट में लिख दो। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या? हाँ, रुक जा रहा हूँ, जाओ ऊपर जाओ। हम्म, तो डेप्रिसिएशन में आपको क्या करना है? क्लोजिंग डेट फॉलो करना है बस। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है? देखो 31 मार्च 2016, तो डेबिट में लिख दूंगा 31 मार्च 2016। क्रेडिट में भी सेम डेट लिख देने का, 31 मार्च 2016। तो मैंने क्या बोला? डेबिट में आपको एसेट्स लिखना है, क्रेडिट में पीएनएल। तो एसेट्स का नाम क्या है? मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे बाय बाय पीएनएल अकाउंट, ये लिख दिया। अब देखो ये जो मैंने लेजर अकाउंट बनाया है, यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में देखो डेप्रिसिएशन कितना नजर आ रहा है आपको? 2700। तो बस, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही पैसा लिखना है। तो 2700 यहाँ पे लिख दिया, 2700 यहाँ पे लिख दिया, हो गया फर्स्ट ईयर। अकाउंट क्लोज। तो दोनों तरफ सेम सेम ही आए। तो 2700 यहाँ पे लिख दिया, 2700 यहाँ पे लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन में क्लोजिंग डेट ही फॉलो करना होता है। तो 31 मार्च 2017, सेम डेट 31 मार्च 2017। वापस यहाँ पे लिखूंगा टू मशीनरी असेट, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे पीएनएल अकाउंट। नाम सेम लिखना है, डायलॉग सेम लिखना है, बस अमाउंट चेंज होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो देखो यहाँ पे आपका सेकंड ईयर होता है। तो सेकंड ईयर में देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे टोटल, फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, टोटल कितना? 13,200। तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा। यहाँ पे लिखूंगा 13,200, और यहाँ पे भी लिख दूंगा 13,200। हो गया। अब इस फर्स्ट ईयर को मैं क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। तो 13,200 यहाँ पे लिख दिया, 13,200 यहाँ पे लिख दिया। समझा? अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? थर्ड ईयर को क्लोज करेंगे, सेम। अब
थर्ड ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है देखो, 31 मार्च 2018। यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 2018 टू मशीनरी अकाउंट। उसी के सामने 31 मार्च 2018 बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो देखो ये जो लेजर अकाउंट बना है यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग फॉलो कर सबको प्लस कर दो, आपको थर्ड ईयर का आएगा, सेकंड ईयर का इन दोनों को प्लस करो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करो क्योंकि यहाँ पे अपने टोटल मान, तो थर्ड ईयर का कितना है देखो 14,250। बस तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14,250 और यहाँ पे लिख दूंगा 14,250। बस टोटल कर दिया, आंसर आ गया। तो 14,250 यहाँ पे लिखा, 14,250 यहाँ पे लिखा। बस, और इस तरह आपकी झोली में 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, जितने भी मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के लिए आएगा वो आ जाएगा। तो ये जो मैंने मेथड सॉल्व किया है, जो ये कौन सा मेथड था, एसएलएम। तो एसएलएम के सम को भी ऐसे ही, डब्ल्यूडीबी भी ऐसा ही है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, करने का तरीका एज इट इज वैसे ही। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है, कुछ अलग नहीं है सर। ठीक है, तो उसका भी एक सम में कराऊंगा तो आपको समझ। तो इस तरह हमने एसएलएम मेथड को सीखा। ठीक है, देख लो एक बार। ओके, आई होप आपको समझा रहा। थैंक यू सो मच।